हेलो बच्चों, जेडब्ल्यू और नीट की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में और आज कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट वीडियो होने वाला है। आज का वीडियो मैं वहां से स्टार्ट करूंगा जहां से इससे पिछले वाला वीडियो मैंने खत्म किया था। तो जिसने वीडियो देखा होगा आपको पता है कि कहां पर ये खत्म हुआ, तो वहीं से आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ने लास्ट जो डिस्कस किया था वो था रिलेटिव एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इसमें कई सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि मोस्टली मैंने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक ऑर्डर किस तरह से वो चेंज होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो एसिडिटी को मॉडिफाई करते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे कि बेंजोइक एसिड का एसिडिटी ऑर्डर हम किस तरह से पता करेंगे अगर बेंजोइक एसिड में ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन पर कोई ग्रुप जुड़ा हो तो। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि अगर बेंजोइक एसिड में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, सपोज मान लीजिए आप बेंजोइक एसिड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो तो उसकी एसिडिटी कम हो जाती है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। ऐसा कुछ था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, EWG, ऐसा कुछ कंसेप्ट। ठीक है, और हमने क्या देखा था बच्चों, माइनस चार्ज देखा था, है ना। माइनस चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी और एसिडिटी उतनी बढ़ेगी, ये डिस्कस हो गया था। फिर मैंने कई सारे ग्रुप डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज्यादा होगा तो एसिडिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज्यादा होगा तो एसिडिटी कम होगी। इतना हो गया। आज बात करेंगे बच्चों कि अगर ऑर्थो, पैरा और मेटा पर देखिए, अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो, ये मेटा, ये ऑर्थो और पैरा पर कोई ग्रुप जुड़ा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, तो एसिडिटी में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एक चीज ध्यान रखनी यहां पर, ऑर्थो इफेक्ट। देखो वो कई बार पूछा जाता है, ऑर्थो इफेक्ट। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है बच्चों, देखो बेंजीन की अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप जुड़ा हो, सपोज मान लिया जाए मैंने बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप जोड़ दिया, रिगार्डलेस ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी, फर्क नहीं पड़ता, केवल कोई ग्रुप होना चाहिए। ध्यान रखिए, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, डजंट मैटर, ये नहीं देखना है, केवल ग्रुप देखना है। तो क्या होता है बच्चों, इन दोनों के बीच रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो क्या होगा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्लेन है वो बेंजीन के प्लेन से अलग हो जाएगा। तो जब बेंजीन का प्लेन और कार्बोक्सिलिक एसिड का प्लेन अलग हो जाएगा तो बच्चों इनके बीच जो रिजोनेंस बनने वाला है वो नहीं बनेगा। तो जो बेंजोइक एसिड है वो एक फॉर्मिक एसिड या सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। ध्यान रखें। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं व्हेन ए ग्रुप, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, अटैच्ड एट ऑर्थो पोजीशन, लिखो फटाफट है, अटैच्ड एंड ऑर्थो पोजीशन, it cause ortho effect and increase the acidity of carboxylic acid, then its meta and para isomer। बस ये चीज ध्यान रखनी, यानी ऑर्थो आइसोमर की जो एसिडिटी होगी वो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसके पैरा और मेटा आइसोमर से सबसे ज्यादा होगी। ध्यान रखना, ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। समझ में आ गई बात? चलो, अच्छा, ये इफेक्ट तभी ऑपरेट होगा जब ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप होगा। ठीक है, अदरवाइज ये ऑपरेट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलो देख लेते हैं अब कौन कौन से ग्रुप हमारे पास और किस तरह से हम उनको सॉल्व करेंगे। तो मैं 3 कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर बना रहा हूं, देखो COOH
और यहां पर मैं ग्रुप चेंज करता जाऊंगा और उनका एसिडिटी ऑर्डर हम पता करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो COOH। ठीक, अच्छा अब एक और है, बेंजोइक एसिड भी बना लेते हैं ना, तीनों। चलो, तो सबसे पहला हमारे पास ग्रुप है NO2। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैंने NO2 यहां लगा दिया, अगली बार मैंने NO2 जो है यहां लगा दिया, अगली बार मैंने NO2 यहां लगा दिया। ये बेंजोइक एसिड है, तो NO2 ऑर्थो, पैरा और मेटा पे लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो NO2 ऑर्थो पर है, तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसका जो एसिडिटी है वो सबसे ज्यादा होने वाली है, तो इसको तो रखो नंबर 1 पे। ठीक है, अब बच्चों जो NO2 है उसका नेचर होता है -R और -I, यानी दोनों विड्रॉइंग है, तो ये हमेशा बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक, तीसरी बात, अगर पैरा और मेटा में हम देखें तो पैरा में -R और -I, लेकिन मेटा में केवल -I, तो यहां ज्यादा विड्रॉइंग है या कम विड्रॉइंग है, इसीलिए पैरा आइसोमर ज्यादा एसिडिक होगा बजाय मेटा आइसोमर के, और लास्ट में नंबर आएगा बेंजोइक का। तो ये देख लो किस तरह से, ये ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा हो गया। इन दोनों में ये विड्रॉइंग ज्यादा है, ये कम है, लेकिन दोनों विड्रॉइंग है, यहां पर कोई भी विड्रॉइंग नहीं है, इसलिए सबसे कम एसिडिक। क्लियर कंसेप्ट, देख लो, ध्यान से देख लो, है ना। चलो, दूसरा बच्चों हमारे पास है, देखो दूसरा ग्रुप कौन सा है हमारे पास है, ये हाँ CS3 वाला, है ना। ये कहां जा रहा है, दूसरा ग्रुप बच्चों हम लेते हैं मिथाइल। अच्छा, मिथाइल का नेचर है +HN+R, सॉरी +R नहीं +I, है ना, डोनेटिंग। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो जो इसके डेरिवेटिव बनेंगे वो बेंजोइक एसिड से कम एसिडिक होंगे, एक्सेप्ट ऑर्थो। ध्यान रखिए, ऑर्थो तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो मैं इन सबको मिटा के इन सबकी जगह में मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पे देखो। ठीक है, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं CH3। ठीक है बच्चों, और एक बार मैं CH3 लिखता हूं मेटा पर, और एक बार मैं CH3 लिखता हूं पैरा पर। ठीक है, ठीक है, और एक हमारे पास बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड को तो मैं इधर रखता हूं, ज्यादा अच्छा है ना, ताकि आसान हो जाए, एक मेटा पर और एक पैरा पर। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट, तो सोचना ही नहीं है इसमें। फिर बच्चों देखो ये दोनों डोनेटिंग है, यहां पर है +I और यहां पर है +HN+I, यहां पर ज्यादा डोनेटिंग है तो कम एसिड, यहां पर कम डोनेटिंग है तो ज्यादा एसिड, लेकिन बेंजोइक एसिड में कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इसीलिए बेंजोइक एसिड इन दोनों से ज्यादा एसिडिक होगा। कंसेप्ट क्लियर, तो इसीलिए जो है बच्चों इनका ऑर्डर जो है इस तरह से मेंटेन करना है, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट सबसे ऑर्थो पर सबसे ज्यादा होगा। इसमें यह नहीं सोचना है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है, बस क्या देखना है, ऑर्थो पर कोई ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये इसमें इफेक्ट आएगा। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। तीसरा ग्रुप हमारे पास है मिथॉक्सी ग्रुप, यानी OCH3। अच्छा, OCH3 का दो इफेक्ट होता है, +R और -I। उसमें +R क्या होता है, ज्यादा डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्थो पे तो लगा दो इसको, सबसे पहले ऑर्थो इफेक्ट। अब यहां देखेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूं। OCH3 हमने यहां लगाया और बेंजोइक एसिड, और ये इनका ऑर्डर होगा। देखो अब बोलो कैसे किया ये, यहां पर तो ऑर्थो इफेक्ट है तो नंबर 1 पे ही आ जाएगा। अगर बच्चों बेंजोइक एसिड के मेटा पोजीशन पर OCH3 होता है तो वहां पर -I इफेक्ट होगा, है ना, और अगर पैरा पर होता है तो वहां पर +R और -I। यहां पे प्रिडोमिनेंट कौन है, +R, तो यहां पर बच्चों अल्टीमेटली विड्रॉइंग हो रहा है, तो इसीलिए ये बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा, इसीलिए ये पहले आ गया और बेंजोइक एसिड बाद में आ गया। लेकिन अगर ये पैरा पोजीशन पर चला जाता है तो अल्टीमेट जो इफेक्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करते हैं, एसिडिटी को कम करते हैं, इसलिए इसकी एसिडिटी बेंजोइक एसिड से कम होगी। यानी ग्रुप एक ही है, लेकिन अगर डिफरेंट पोजीशन पर है तो विड्रॉइंग और डोनेटिंग नेचर अलग हो जाता है। ठीक है, समझे मेरी बात। तो ये हो गया हमारा OCH3। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं OH। OH का भी सेम इफेक्ट होता है -I-N-R। ठीक है बच्चों, तो जो OCH3 है और OH है वो भी सेम ऑर्डर फॉलो करेगा, सेम ऑर्डर है ना,
ये देखो, तो यहां पर लगा लो आप OH, यहां पर लगा लो आप OH, इधर और इधर OH। ठीक है, अब देखो ऑर्थो इफेक्ट तो सबसे ज्यादा एसिडिक, मेटा पर है तो -I यानी विड्रॉइंग। ठीक है, पैरा पर है तो +R यानी डोनेटिंग। तो डोनेटिंग इफेक्ट को सॉरी एसिडिटी को कम कर देते हैं, विड्रॉइंग क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसलिए मेटा पर होने की वजह से ये बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो गया, लेकिन पैरा पर होने की वजह से ये बेंजोइक एसिड से कम एसिडिक होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास 4 ग्रुप हो गए। देखते हैं पांचवा कौन सा है। हाँ, ठीक है। अब बच्चों आता है नंबर हमारे पास पांचवा, NH2। NH2 में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, NH2 में एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है ना। NH2 इज द एक्सेप्शन वाला। तो देख लेते हैं क्या क्या एक्सेप्शन है इसमें। चलो बच्चों देखो, ठीक है। अच्छा, NH2 में जो हमारे पास ये है और ये है और ये, देखो NH2 का ऑर्डर ही होगा। ऐसा क्यों? NH2 में बच्चों जो NH2 है वो एक्चुअल में +R और -I है। ठीक है, अब NH2 का जो +R इफेक्ट है या -I इफेक्ट वो बहुत वीक है ना। +R इफेक्ट उसका ज्यादा डोमिनेंट है, लेकिन -I इफेक्ट बहुत वीक है। वो इतना वीक है कि वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक नहीं हो पाता है। भले ही यहां पर -I इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन इट इज ए वीक -I इफेक्ट। इसीलिए बेंजोइक एसिड जो है मेटा अमीनो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, और बच्चों अगर ये ऑर्थो और पैरा पर होते हैं तो यहां पर जो है ये जो है +R और -I करेगा यानी डोनेटिंग, और यहां पर भी +R और -I करेगा यानी यहाँ पे डोनेटिंग। तो दोनों केस में ये डोनेटिंग हो रहा है। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि NH2 का जो ऑर्थो इफेक्ट है वो ऑपरेट नहीं होता है, केवल NH2 का। ठीक है, यहां पर तो इसीलिए जो है ऑर्थो इफेक्ट न होने की वजह से ये सबसे ज्यादा एसिडिक नहीं हुआ। तो NH2 के केस में बच्चों आपको याद रखना है, ध्यान रखना, बाकी और किसी के केस में ऐसा नहीं होता है। तो NH2 में बेंजोइक एसिड पहले आ गया, उसके बाद मेटा वाला आ गया, उसके बाद ऑर्थो वाला आ गया, और लास्ट में क्या होगा, पैरा वाला। पैरा वाला तो आपको समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि जो है +R है इसलिए डोनेटिंग है। तो NH2 का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, OCH3 हो गया। हाँ, उसके बाद है बच्चों हैलोजन Cl। ठीक है, अच्छा, Cl का नेचर क्या है, -IN+R, जिसमें -I ज्यादा प्रेडोमिनेंट होता है। ठीक है, तो Cl बच्चों क्या है, विड्रॉइंग है। तो ऑब्वियसली जो है Cl के जितने भी ऑर्थो और पैरा होंगे वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा क्या होंगे, बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होंगे। तो बेंजोइक एसिड जो है सबसे कम एसिडिक होगा इस केस में, Cl के केस में। Cl और लास्ट में बेंजोइक एसिड, क्योंकि Cl में -I इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो सब में विड्रॉइंग है, यहां कोई विड्रॉइंग है ही नहीं, इसलिए ये वाला सबसे कम एसिडिक हो गया। ठीक है, और ऑर्थो वाला क्यों है, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट यहां पर अप्लाई हो रहा है। तो नंबर 1 तो ये हो गया। मेटा में क्या होता है बच्चों, मेटा में केवल -I होता है। ठीक है, तो जितना ये नजदीक होगा COOH ग्रुप से उतना ही ज्यादा -I होगा। यहाँ पे देखो ये दूर चला गया तो -I इफेक्ट थोड़ा सा कम हो गया, और ऊपर से यहाँ पर +R इफेक्ट भी जा रहा है। तो इसकी जो -I पावर है वो कम है, इसकी -I पावर ज्यादा है। ज्यादा विड्रॉइंग कम विड्रॉइंग, ज्यादा विड्रॉइंग ज्यादा एसिडिक, कम विड्रॉइंग कम एसिडिक, कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप नहीं, सबसे कम एसिडिक। ठीक है, तो Cl और NO2 के केस में थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो जाते हैं। तो बच्चों अगर आपको रिजोनेंस और इंडक्टिव का कंसेप्ट अगर मालूम है तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो इतना समझ में आ गया। चलो, अगर आपको बच्चों बोला जाए कि COOH3 और सैलिसाइलिक एसिड कौन ज्यादा एसिडिक है, तो क्या होगा बच्चों, देखो दोनों में, और ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। रीजन देखो, जो OCH3 है जब ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा तो यहां पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन बच्चों इसके कार्बोक्सिलेट आयन को जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है,
स्टेबलाइज करती है। और बच्चों अगर कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज हो जाएगा तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए जो है ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड विल बी मोर एसिडिक देन ऑर्थो मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, चलो एक एक्सेप्शन आपको और बता देता हूं। COOH, COOH, Cl और F। चलो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होने वाला है? अच्छा, मोस्ट ऑफ क्या सोच रहे होंगे कि F की विड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा है ना, F की -I सबसे ज्यादा है, तो ये ज्यादा विड्रॉ करेगा तो ज्यादा एसिडिक होगा, और Cl की -I कम है तो ये कम विड्रॉ होगा। लेकिन बच्चों यहां पर उल्टा है, Cl वाला ज्यादा एसिडिक है बजाय F के। वाई? ऐसा क्यों हो रहा है जबकि ये ज्यादा विड्रॉइंग है? ऐसा क्यों? देखो रीजन, जो F है बच्चों उसके पास 2p ऑर्बिटल है, और जो बेंजीन है उसके पास भी 2p ऑर्बिटल है। ठीक है, यहां पर Cl के पास 3p ऑर्बिटल है और इसके पास 2p ऑर्बिटल है। अब देखो 2p ऑर्बिटल सेम साइज के हैं, और जब बच्चों ऑर्बिटल सेम साइज के हैं तो वहां पर रिजोनेंस इफेक्टिव होता है, यानी प्लस आर भी तो है -I के साथ, तो यहां पर रिजोनेंस थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाता है। यानी -I तो है लेकिन साथ में रिजोनेंस इफेक्टिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन भी होता है साथ में, क्योंकि ऑर्बिटल का साइज क्या है? सेम है, तो प्लस आर इफेक्ट ऑल्सो ऑपरेट। ठीक, जबकि यहां पर जो है दोनों ऑर्बिटल का साइज क्या है? डिफरेंट है, तो यहां पर रिजोनेंस इतना इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं हो पाता है। तो यानी मोस्ट ऑफ क्या रहेगा? -I रहेगा। तो बच्चों इसका मतलब अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो इसका ओवरऑल -I ज्यादा है, इसका ओवरऑल -I कम है, इसलिए इसका विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा है, इसका कम है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक है बजाय। ठीक है, बस ऑर्बिटल देखना है, और ऑर्बिटल अगर मैच कर जाते हैं यानी दोनों सिमिलर ऑर्बिटल है तो वहां पर रिजोनेंस इफेक्टिव है, बस यही रीजन है। इसीलिए पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिड विल बी मोर एसिडिक देन पैरा फ्लोरो बेंजोइक एसिड। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा देखनी है, कई बार बहुत थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको एक बार नोट करना है। ठीक है भाई, चलो समझ में आया? तो बच्चों ये था हमारे पास एसिडिटी, और अगर ये सारी चीजें आप कर लोगे तो कोई भी एसिडिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, और कई बार बहुत बार जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब क्या बचा है? हाँ, यूनिक बिहेवियर ऑफ फॉर्मिक एसिड। बस देखो भाई, इससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना, यूनिक बिहेवियर ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो बच्चों इसका यूनिक बिहेवियर क्यों है? अगर हम फॉर्मिक एसिड को देखें तो फॉर्मिक एसिड के पास दो ग्रुप आपको दिखेंगे, एक तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और इतना पोर्शन जो है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो बोलने का मतलब है फॉर्मिक एसिड ही एक ऐसा एसिड है जो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन अगर हम एल्डिहाइड के अलावा फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर कोई एसिड देखें तो उसके पास कोई एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है, केवल और केवल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। इसीलिए फॉर्मिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टी एल्डिहाइड के जैसे शो होती है। अब देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, केवल फॉर्मिक एसिड करेगा ये प्रॉपर्टी। ठीक है, नंबर 1, इट रिड्यूस्ड टॉलेंस रिएजेंट। और जबकि बच्चों टॉलेंस रिएजेंट किसके लिए था? एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान के लिए। तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, तो वो कौन सा देगा? केवल फॉर्मिक एसिड, और कोई एसिड नहीं देगा। दूसरा, इट ऑल्सो रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन। और फैलिंग सॉल्यूशन बच्चों कॉपर सल्फेट होता है और रॉचले शॉर्ट। तो फैलिंग सॉल्यूशन क्या करता है? क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी बनाता है ना, और ये भी किसके लिए पहचान के लिए काम आता है? एल्डिहाइड के लिए पहचान के लिए काम आता है, लेकिन फॉर्मिक एसिड ऐसा करता है। ठीक है, तीसरा, इट डिक्लराइज्ड एसिडिफाइड
इट डिक्लराइज एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन। और बच्चों KMnO4 का जो कलर होता है वो होता है पिंक, ठीक है ना, पिंक यानी पर्पल, पर्पल तो पिंक तो नहीं बोले, पर्पल कलर होता है, ठीक है। और जो पर्पल कलर है वो पूरे की पूरी तरह डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा, ये खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना, समझे मेरी बात। अच्छा, इट टर्न्स K2Cr2O7। K2Cr2O7 का कलर कैसे होता है बच्चों, ऑरेंज कलर होता है। इट टर्न्स ऑरेंज K2Cr2 इंटू ग्रीन कलर, और वो ग्रीन कलर किसका होता है, क्रोमियम सल्फेट का, Cr2SO4 का 3, इसका कलर होता है ग्रीन, है ना। तो ये काम करता है। और पांचवा क्या करता है, मर्क्यूरी सॉल्ट को HgCl2 को किस में कन्वर्ट करता है, Hg2Cl2 में, मर्क्यूरी को मर्क्यूरस में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों ये सारी प्रॉपर्टी कौन शो करता है, फॉर्मिक एसिड, और बाकी कोई भी एसिड ये प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो कई बार जानबूझ के ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड भी डाल देते हैं। तो टॉलेंस, फेलिंग, KMnO4, K2Cr2O7 एंड मर्क्यूरी सॉल्ट, इन सबके साथ ये रिएक्शन करेगा और ये प्रॉपर्टी शो करेगा। क्लियर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। हर किसी फंक्शनल ग्रुप के लिए एक विशेष टेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपने फिनॉल पढ़ा है, तो फिनॉल के लिए, सॉरी एल्कोहल पढ़ा है, एल्कोहल के लिए कौन सा टेस्ट था, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। आपने फिनॉल पढ़ा है, फिनॉल के लिए कौन सा टेस्ट था, हमारे पास FeCl3 टेस्ट था। आपने एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ा है, उसके लिए कौन सा टेस्ट था, हमारे पास फेलिंग्स टेस्ट था, टॉलेंस टेस्ट था। इसी तरह से तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के लिए दो टेस्ट हमारे पास होते हैं। नंबर एक, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, ये स्पेशल टेस्ट है बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट फंक्शनल ग्रुप के लिए, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप की पहचान करने के काम आता है। और दूसरा बच्चों इसके लिए टेस्ट है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से इन दो टेस्ट की मदद से हम इस ग्रुप की पहचान करते हैं। तो पहले टेस्ट को हम लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो और आपने सोडियम बाइकार्बोनेट उसके साथ मिला दिया, तो बच्चों क्या बनेगा, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट बेस है, ये एसिड है, तो सबसे पहले हमारे पास बनेगा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो CO2 इवॉल्व होती है। तो इस टेस्ट की पहचान क्या है कि व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट एडेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड द इफरवर्सेंस ऑफ CO2 इवॉल्व। तो इफरवर्सेंस के साथ CO2 जाती है, तो यही पहचान है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की, और वो कौन देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है बच्चों। दूसरा, अगर हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसका हम FeCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो RCOO का 3NFe प्लस 3HCl, ठीक है। फेरिक एसिटेट, दिस इज बफ कलर PPT, ठीक है। तो बच्चों बफ कलर PPT इसमें हमें मिलता है, तो ये इसके लिए पहचान वाली है, ठीक है। अच्छा, फिनॉल भी FeCl3 के साथ टेस्ट देता है, लेकिन फिनॉल में वायलेट कलर आता है, ठीक है। तो इसमें वायलेट कलर नहीं आता है, इसमें क्या आता है, बफ कलर आता है, ठीक है बच्चों। तो ये दो टेस्ट थे जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास फिनिश हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके PDF एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के लगभग मेरे पास 4 PDF है, वो मैं हर किसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आपको अलग से मैं कम्युनिटी पोस्ट में इन्फॉर्म करवा दूंगा। तो आप वहां से सारे PDF डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरी चीज, अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा अमीन्स। तो अमीन्स के लिए तैयार रहे, लेकिन साथ में आपको कंसेप्ट को समझ के उसके MCQ भी सॉल्व करते रहना है, तभी जाके कुछ होगा बच्चों, है ना। और जहां पर अटकते हो, जहां पर किसी MCQ में अटकते हो, दोबारा से उसी कॉन्सेप्ट को देखो और दोबारा से फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है बच्चों।
तो अगर बच्चों वीडियो पसंद आया है तो थोड़ा शेयर वेयर किया करो यार, हमारा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा, है ना। आपका तो फायदा हो ही रहा है, तो इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर करो, दोस्तों को बताओ और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो, ठीक है। चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच।